नमस्कार, गुड इवनिंग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये माया कंप्यूटर्स परिवार की सदस्य हैं, फैकल्टी लोग हैं, और ये हमारी ऑनरेबल डायरेक्टर मिस पल्लवी कंठ हैं। ये जो आप देख रहे हैं जिसको मैं ये कर रहा हूँ, बाउंड्री में कर रहा हूँ, ये यहाँ की माया कंप्यूटर्स की ऑनरेबल डायरेक्टर हैं, और इन्हीं के देख रेख में पूरा संस्थान अच्छे से चलता है। और हम बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं इनके, जो इनके सानिध्य में हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। और माया कंप्यूटर्स आज जो ऊंचाइयों की बुलंदी पे है उनमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। ये 2019 में डायरेक्टर बनी है और तब से संस्था आगे ही है। चलिए बच्चे, आज मैं आपको बता दूं कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टैली का बेहद बोले तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट का मतलब ये है कि आप इस टॉपिक के बिना टैली में एक काम नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको अब इसके बाद कंपनी इन्फॉर्मेशन का जो हम लोग ये था पिछले लास्ट क्लास वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, तो कंपनी का ये सारा ऑप्शन हम लोग कंप्लीट किए थे। लेकिन अब जो है, अब चूँकि कंपनी इन्फॉर्मेशन हम लोग कर लिए हैं तो अब हमको चलना होगा अकाउंट इन्फॉर्मेशन में, क्योंकि ये गेटवे ऑफ टैली है। और गेटवे ऑफ टैली के मतलब टैली के द्वार पर अब हम लोग खड़े हैं और टैली के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। तो अब यहाँ देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है ये मास्टर है। मास्टर में दो चीज़ होता है। मास्टर में कितने चीज़ होते हैं? ये जो मास्टर है, ये हेडिंग, ये मास्टर में दो चीज़ होता है। एक हमारा अकाउंट इन्फो है और दूसरा इन्वेंट्री इन्फो है ना। ये दोनों वेरी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद ही हम आगे का काम करेंगे ना। तो सबसे पहला मेन इम्पॉर्टेंट जो हमारा है वो टैली का लेजर ग्रुप है बच्चे। टैली का लेजर ग्रुप अगर आप समझ गए तो समझिए टैली का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ टैली का ग्रुप है, जो आपको कहीं कोई अच्छे से नहीं पढ़ाया होगा। आप, मैं दावे के साथ करता हूँ, आप YouTube देख लीजिए, जितने तरह का वीडियो होगा सभी वीडियो में जो ऐसा मैं आज पढ़ाने वाला हूँ वैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप इसको ध्यान से देखिए और लिखते चलिए। इसके साथ साथ हम आज आपको PDF भी इसका अवेलेबल करा देंगे, ताकि आप लोग को वीडियो देखने में, PDF के सामने में वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि टैली का ग्रुप क्या होता है। तो बच्चे, टैली का जो ग्रुप होता है ना वो दो प्रकार का होता है। तो एक होता है प्राइमरी ग्रुप और एक होता है हमारा सेकेंडरी ग्रुप। तो हम एक काम करते हैं ना, हम सबका देखते हैं, ऑल आइटम्स करते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा छोटा करके, कि ये देखिए, ये जो टैली का हमारा है ये प्राइमरी ग्रुप है, और बाद बाकी जो भी है ये सब मेरा क्या है, सेकेंडरी ग्रुप है। तो आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि टैली का ग्रुप कितने प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ये प्राइमरी ग्रुप, आज हम लोग प्राइमरी ग्रुप में जो कुछ भी है उसको कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट डे हम लोग सेकेंडरी ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, या एक एक करके हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। तो टोटल जो मेरा लेज़र ग्रुप होता है टैली में वो 28 ही होता है। अब आप कहेंगे कि सर ये लेज़र ग्रुप क्या है? तो लेज़र ग्रुप के बारे में आपको हम अभी बताने वाले हैं, लेकिन आप ये जान लीजिए कि these laser groups are the pillar of tally, because we can't do a particular work, particular transaction, particular voucher entry without laser group। और जब तक आपको लेज़र ग्रुप समझ में नहीं आएगा तब तक आपको लेज़र नहीं बना पाएंगे, और आप लेज़र जब तक नहीं बना पाएंगे तब तक आप वाउचर एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो हमको सबसे पहले जो हमारा ग्रुप है, हमको ग्रुप को समझना होगा कि हमारा लेज़र ग्रुप क्या कहता है, हमारा लेज़र ग्रुप में किस तरह का चीज़ होता है। आज चलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको हम शुरुआत करते हैं। ख़ास करके आपको एक बात और बता दूं कि ये हमारा लेज़र ग्रुप का शुरुआत यहीं से है। ये देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय लेज़र ग्रुप। अब एक बात और, जो बच्चे आज तक मैं हिंदी में सब कुछ बता रहा था, तो हिंदी के साथ साथ थोड़ा सा इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज़ अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको क्या होगा कि अब जो आप काम करेंगे, सपोज़ मैं तो हिंदी में बता दूंगा, लेज़र ग्रुप भी हिंदी में बताऊंगा, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि आपको समझने के लिए और काम करने के लिए इंग्लिश की सहारा लेना ही पड़ेगा। जब तक आप इंग्लिश, चूँकि इंग्लिश वाउचर एंट्री वगैरह किस में होगा, इंग्लिश में ही होगा।
तो आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत समझने का कोशिश करना चाहिए, और नहीं भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं आपके लिए, हम आपको एक एक वर्ड को हिंदी में क्लियर करके बताएंगे। अब कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लेज़र ग्रुप, लेज़र ग्रुप से आप क्या समझते हैं? तो देखिए आंसर क्या है, अ लेज़र ग्रुप इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड लेजर्स फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग द फंक्शन एंड प्रोसेस ऑफ जनरल लेजर अकाउंटिंग टू द ग्रुप एज अ होल। इसका मतलब ये हुआ कि लेजर ग्रुप जो है हमारा स्टैंडर्ड लेजर के लिए एक जो उसका प्रोसेस होता है, अकाउंटिंग करने का जो तरीका होता है, उस पूरे होल को यह ग्रुप हमको रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे अगर हम पर्टिकुलर बॉय का बात करें तो इस धरती पर जितने भी बॉय हैं उनका बोध होता है। अगर मैं गर्ल का बात करूँ, लड़की का बात करूँ, तो जिस धरती पर जितने लड़कियां हैं सभी का बोध होता है। उसी तरह से लेजर ग्रुप क्या होता है ना, होल को रिप्रेजेंट करता है। और जब तक और ये बना होता है किसके, लेजर, उसके अंदर में बहुत सारे लेजर्स होते हैं, है ना, तो यह कहलाएगा हमारा लेजर ग्रुप। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं थोड़ा टैली में, थोड़ा टैली भी समझ लें कि क्या है। चलिए अब आप देखिए, सबसे पहला आपका है कैपिटल अकाउंट, है ना। कैपिटल अकाउंट लोन्स लायबिलिटीज़ है, करेंट लायबिलिटीज़ है। देखिए लोन्स लायबिलिटीज़ है, करेंट लायबिलिटीज़ है, फिक्स्ड एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, करेंट एसेट्स हैं, ब्रांच एंड डिविजन्स हैं, मिसलिनियस एक्सपेंसेस हैं, सस्पेंस अकाउंट हैं, सेल्स अकाउंट हैं, परचेज अकाउंट्स हैं, डायरेक्ट इनकम्स है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज इनकम है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं। उसके बाद फिर नीचे आते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस है, बैंक ओडी अकाउंट है, सिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, ड्यूटी एंड टैक्सेस है, प्रोविज़न है, सन्डी क्रेडिटर्स हैं, स्टॉक इन हैंड है, डिपॉजिट एसेट्स हैं, लोन एंड एडवांस हैं, सन्डी डेटर्स हैं, कैश इन हैंड है, बैंक अकाउंट है ना। तो ये तमाम जो आप देख रहे हैं ये लेजर ग्रुप होता है, और इसी से हम लोग आगे का काम करेंगे। अब सपोज़ मानिए, ये जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे कैपिटल का अगर हम बात करें तो इस धरती पे तो बहुत सारे लोग होंगे जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना पूंजी लगाते हैं, लेकिन वह पूंजी किस में जाएगा, तो वो कैपिटल में जाएगा। चाहे वो माया का कैपिटल हो, चाहे वो सोहन का कैपिटल हो, चाहे वो टेक महिंद्रा का कैपिटल हो, चाहे वो रिलायंस का कैपिटल हो, चाहे वो बजाज का कैपिटल हो, तो उसके लिए लेजर ग्रुप क्या होगा, कैपिटल अकाउंट होगा। जैसा कि अगर लड़की का बात करें तो पूरे धरती, पूरे वर्ल्ड की लड़की का बात होगा, उसी तरह से अगर हम कैपिटल का बात करें तो बिजनेस में कोई भी कंपनी हो, कहीं की भी कंपनी हो, अगर वो बिजनेस में शुरू करता है, पैसा लगाता है, तो वो हमारा कैपिटल में जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये हमारा सारा का सारा है। लेकिन अब चलिए आइए इसको हम पढ़ते हैं, सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं। सीक्वेंस वाइज में हमारा यहाँ पे नोट्स बना हुआ है, और आपको भी ये नोट्स PDF में अवेलेबल करा दूँगा, जिससे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम आपको ये दे दिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स इन टैली अल्फ़ाबेट वाइज में। यहाँ पे हम अल्फ़ाबेट वाइज में इसको हम डिनोट किए हैं। अब जैसे देखिए आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला आप ये कह रहा है कि यू कैन ऑल्सो चेक फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेप्स। गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, अकाउंट इन्फो में जाएंगे, और उसके बाद आप ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे। तो वहाँ के जाने के बाद आप तो या तो सिंगल ग्रुप को सेलेक्ट करिए या मल्टीपल ग्रुप को सेलेक्ट करिए, फिर आप डिस्प्ले पे जाइए। अब जैसे सिंगल ग्रुप का मतलब ये हो गया, सिंगल ग्रुप का मतलब यहाँ पे ये होगा मेरे प्यारे बच्चे कि अगर हम यहाँ पे यहाँ देखिए आप अंडर ग्रुप, यहाँ से हम एस्केप करेंगे, बाहर आ गए, फिर से बाहर आ गए। अब वापस अगर हम यहाँ पे देखिए सिंगल ग्रुप आया और नीचे मल्टीपल ग्रुप आया, तो अगर हम यहाँ पे ऊपर में जाएँ, सिंगल में डिस्प्ले में गए, तो यहाँ पे देखिए एक करके करेंगे। अगर बैंक अकाउंट का क्लिक करेंगे तो केवल बैंक का ही हमारा डिटेल दिखेगा। देखें अब ये देखिए करेंट बैंक अकाउंट्स किस में डाल दिया, करेंट एसेट्स में। तो ये करेंट एसेट्स क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ग्रुप हो गया, और बैंक अकाउंट हमारा प्राइमरी ग्रुप हो गया। क्लियर है। चलिए तो हम अब बात करते हैं अपना जो हमारा ये है अगला। तो टैली में ग्रुप कैसे आप देखेंगे वो देख लीजिए। और सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे दिया हुआ है ये है बैंक अकाउंट्स। देखिए बैंक अकाउंट क्या होता है, जनरली बैंक अकाउंट्स जनरली कंटेन्स लेजर्स ऑफ बैंक अकाउंट्स इंक्लूडिंग करेंट
एज वेल एज सेविंग अकाउंट्स। अगर आप बिज़नेस खोलेंगे, बिज़नेस प्रारंभ करेंगे, जो फर्स्ट डे मैंने बताया था कि बिज़नेस प्रारंभ करने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन सा मेथड्स होता है और उस मेथड्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो उस रिक्वायरमेंट में हमारा बैंक भी आता है। अगर हम कोई भी काम करते हैं तो बैंक में हमको खाता खुलाना होता है और बिज़नेस का ट्रांजेक्शन का लेन देन हमारा किस में होगा, बैंक अकाउंट में ही होगा। तो अगर आप सपोज़ मानिए आप अपना कंपनी नया खोलें जय कनिष्ठ प्राइवेट लिमिटेड करके, और इस कंपनी का अकाउंट आप स्टेट बैंक में खोलने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, अपने कंपनी का लेजर बनाना होगा बैंक अकाउंट के नाम से। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर बनेगा, लेकिन वो जाएगा किस में, तो बैंक अकाउंट में जाएगा। यानी कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, HDFC बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो एंड सो ऑन, कोई भी हो, तो उसका लेजर ग्रुप हमारा किस में होगा, बैंक अकाउंट में ही होगा, है ना। तो अब हम आपको बताते हैं इसमें। अब देखिए, अब हमारा अगला टर्म है बैंक OD। बैंक OCC अकाउंट है हमारा अगला लेजर ग्रुप है। बैंक OCC का मतलब बच्चे ये होता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट कैश एंड क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट कैश एंड क्रेडिट अकाउंट इज अ बैंक ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट विच इज नॉर्मली यूज फॉर गेटिंग कैश क्रेडिट अगेंस्ट स्टॉक एंड रिसीवेबल इन योर बिजनेस। आपको यह फैसिलिटी बैंक से तभी मिलेगा या तो आप स्टॉक दिखाएंगे और स्टॉक के उधार में अगेंस्ट में आप बैंक से क्रेडिट, कैश क्रेडिट का फैसिलिटी ले सकते हैं। दूसरा सॉरी, अगर रिसीवेबल, अगर आपका बिजनेस में कोई भी अमाउंट है, सपोज़ आपका बैंक में गुडविल अच्छा है, तो बैंक आपको ये फैसिलिटी आसानी से दे सकता है। आप कभी कभी प्राय सुनते होइएगा कि बैंक में अकाउंट में खाता नहीं है, फिर भी अगर आप किसी को चेक देते हैं तो वो जाके वहाँ से निकाल सकता है, बैंक उसको डिसऑनर्ड नहीं करेगा। तो इसका अब एग्जांपल देखिए, OCC अकाउंट फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, OCC अकाउंट फ्रॉम HDFC बैंक, OCC अकाउंट फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा। क्लियर है। अब आगे देखिए, अगला हमारा है बैंक OD अकाउंट। बैंक OD अकाउंट क्या होता है, इट इज़ अ बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट विच इज़ यूज्ड व्हेन अ बैंक गिव्स यू एन overdraft facility. It means that you can issue check from your account even you have less fund. अब इसमें क्या था कि आप अगर किस बैंक से ये फैसिलिटी आपको लेना पड़ेगा ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी बच्चे तब लेते हैं जब बैंक में सपोज़ अगर आपको 2 लाख का ओवरड्राफ्ट, 2 लाख रुपए आप डिपॉजिट कर देते हैं, तो आपको 1.5 लाख का, 1 लाख का या 3 लाख का, आपके गुडविल पर डिपेंड करता है कि आपको बैंक OD का फैसिलिटी देगा। अब वहाँ पे आप किसी को चेक भी इशू कर सकते हैं, और OCC में क्या था कि आप कैश भी ले सकते हैं कि अगर आपको 50,000 का ज़रूरत हो गया तो आप बैंक से कैश भी ले सकते हैं। लेकिन OD में आप किसी को चेक जारी कर सकते हैं, OD का चेक जारी कर सकते हैं, भले ही आपके अकाउंट में पैसा कम हो, फिर भी वो चेक डिसऑनर नहीं होगा। अब जैसे एग्जांपल आप देखिए, अब यहाँ पे एग्जांपल एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है। फॉर एग्जांपल, अब क्या है कि you have rupees 1,08,000 in your bank account, but you want to issue a check of 1,24,000. The bank will issue the check of by adding the remaining 16,000 of its own. अब आपके खाता में 1,08,000 रुपया है, लेकिन अगर आप बैंक का फैसिलिटी लिए हुए हैं, OD का फैसिलिटी लिए हुए हैं, तो उस OD के फैसिलिटी में आप 1,24,000 रुपये किसी को निर्गत करा सकते हैं। तो जो रेस्ट अमाउंट है 16,000 रुपये का, वो बैंक अपने तरफ से आपको अगले को देता है। उम्मीद है बच्चे बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल आप ले लीजिए। अब जो यहाँ कर रहा है कि 16,000 इज़ कॉल्ड ओवरड्राफ्ट अमाउंट एंड यू हैव टू पे एन इंटरेस्ट सो दैट अमाउंट, और आपको उस 16,000 रुपया जो बैंक ने आपको दिया उसके लिए एक नॉमिनल जो इंटरेस्ट होता है वो आपको लगेगा। क्लियर है। अब आइए, अगला है हमारा ब्रांच एंड डिवीज़न। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगला लेजर ग्रुप हमारा है, अब जो हमारा अगला है ब्रांच एंड डिवीज़न। ब्रांच एंड डिवीज़न का मतलब ये होता है कि आप एक कंपनी में अधिक से, सपोज़ मानिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
का अगर हम बात करें तो उनका क्या है कि पूरे भारत में कुछ फॉरेन में भी उनका ब्रांचेज़ हैं। तो वो उस तरह का कंपनी, अगर आप कोई कंपनी खोले हैं और उसका ब्रांच ऑल ओवर इंडिया लेवल पे है तो उसका लेजर ग्रुप ब्रांच एंड डिवीज़न होता है। अब देखिए, द लेजर अंडर दिस ग्रुप इन टैली इज़ फॉर योर ब्रांच और अ डिवीज़न situated at a different place other than your main area of operation। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक से अधिक ब्रांच पर काम कर रहे हैं तो उस ब्रांच का आपका जो लेजर ग्रुप होगा वो ब्रांच एंड डिवीज़न होगा। इसको आप फिर से एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हाँ, अब देखिए आप यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल SBI हैज़ मेन ऑफिस इन मुंबई महाराष्ट्र वाइल ब्रांच ऑल ओवर इंडिया। देयर विल बी वन प्रोबेबली इन योर एरिया टू। और एक जैसे आप देख लीजिए SBI का मेन ब्रांच कहाँ है, मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, लेकिन ऑल जो ब्रांचेज है वो ऑल ओवर इंडिया में है। तो उनका जो जैसे सपोज मानिए बिहार का पटना ब्रांच का अगर अमाउंट भेजना हो तो पटना ब्रांच का लेजर बनेगा, और पटना ब्रांच का जो लेजर बनेगा वो किस में जाएगा, ब्रांच एंड डिवीज़न में जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये लेजर ग्रुप समझ में नहीं आया तो आप एक बार हमको कमेंट के माध्यम से बताइएगा, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखें, जिससे आप इसके बाद आपको कभी ग्रुप से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बच्चे, अगला हमारा है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है पूंजी जो आप अपने व्यापार में लगाते हैं। अब देखिए यह कहता क्या है कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेजर्स इन टैली बिकॉज विदाउट कैपिटल अकाउंट इन टैली इट इज़ इम्पॉसिबल टू जनरेट फुल अकाउंट्स। अब सीधी सी बात है कि जब तक हम बिजनेस में या व्यवसाय में पैसा नहीं लगाएंगे, पूंजी नहीं लगाएंगे, तब तक हमारा व्यवसाय चलेगा नहीं। तो जो भी हम व्यवसाय में पैसा लगाते हैं पूंजी के तौर पर, वो हमारा कैपिटल अकाउंट होगा। जैसे आप जय गणेश प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी जो हम लोग बनाए हैं, तो इसमें जो हम पूंजी लगाएंगे, आगे इसमें हम पढ़ेंगे, इस पर वाउचर एंट्री भी करेंगे और लेजर भी बनाएंगे, तो यह कंपनी के नाम से होगा। तो जय गणेश कैपिटल के नाम से लेजर बनेगा, लेकिन उसका जो लेजर ग्रुप होगा वो क्या होगा, कैपिटल अकाउंट होगा। अब आप और एग्जांपल के साथ समझिए। अब जैसे रिसीट शाह कैपिटल अकाउंट, अब रिसीट शाह का कैपिटल अकाउंट हो गया, माया कंप्यूटर्स का कैपिटल अकाउंट हो गया। इसके अलावा ड्राइंग और विड्रॉल, ठीक है ना, ड्राइंग और विड्रॉल जो है अकाउंट जो होगा वो हमारा ड्राइंग एंड विड्रॉल अकाउंट हमारा किस में होगा, तो कैपिटल में ही होगा। अब जैसे देखिए आप ड्राइंग कब कैसे समझेंगे कि ड्राइंग है, इसको थोड़ा आप ध्यान से समझेंगे बच्चे। ये जो आप ड्राइंग देख रहे हैं, तो ड्राइंग अकाउंट जो होता है, जब हम पर्सनल खर्च के लिए बिज़नेस से पैसा लेते हैं तो वो मेरा ड्राइंग कहलाता है, और ऑफिस के खर्च के लिए अगर हम पैसा लेते हैं तो वो मेरा विड्रॉल कहलाता है। तो और लेकिन ये दोनों पैसा जाएगा किससे, तो पूंजी से ही जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है आपको कि अगर हम ड्राइंग करें या विड्रॉल करें तो वो हमारा पैसा किससे जाएगा, पूंजी से जाएगा। ठीक है ना। अब हाउस रेंट आप दे रहे हैं तो आपका पूंजी से पैसा कटेगा, इनकम टैक्स आप दे रहे हैं तो भी पैसा आपका पूंजी से कटेगा। आप LIC प्रीमियम दे रहे हैं, LIC प्रीमियम में डेबिट LIC रिफंड है, अगर वो क्रेडिट है तो भी आपके कैपिटल से ही कटेगा। मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट है तो वो भी आपका कैपिटल से कटेगा। मेडिक्लेम इंश्योरेंस अगर क्रेडिट भी होता है तो आपको वो क्या होगा कि वो भी आपका कैपिटल से करेगा। उसके बाद आपका पर्सनल एक्सपेंसेस हो गया तो वो सारा का सारा आपको किससे कटेगा, कैपिटल से कटेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि टैली का लेजर ग्रुप इससे अच्छा डिटेल में आप कहीं नहीं, कोई नहीं पढ़ा सकता आपको। ये आप नहीं समझिएगा कि सर अपना तारीफ खुद कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने बहुतों वीडियो देखा है, बहुत सारे बच्चे हमको कहते थे कि सर आप कब ऑनलाइन करेंगे, लेकिन हम बताएं ना आपको कि ऑनलाइन पर कभी हमको जाने का मन ही नहीं करता था, क्योंकि ऑफलाइन की आदत हो गई थी।
लेकिन जब ऑनलाइन शुरू किया हूँ तो ये ऑफलाइन से ज़्यादा मज़ा आ रहा है हमको भी, क्योंकि ढेर सारे बच्चे का एक साथ कमेंट आना अपने आप में प्राउड वाली बात होती है। ठीक है, तो पर्सनल एक्सपेंस भी आपका किस में जाएगा, तो पूंजी में जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा कैश इन हैंड। अब देखिए कैश इन हैंड का मतलब तो वैसे भी आप समझ रहे हैं कि कैश इन हैंड हमारा होता क्या है। कैश इन हैंड का मतलब है कि जो रुपया आपके हाथ में है, आपके पास में है, या आपके बिजनेस में अभी अवेलेबल है कैश, तो वो कैश इन हैंड कहलाएगा। अब दिस इज वन ऑफ द 2 अकाउंटिंग ग्रुप्स अंडर विच अ लेजर इज ऑलरेडी क्रिएटेड इन टैली बाय द नेम ऑफ कैश। अब यह अकाउंट क्या है, इसके लिए आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि कैश का अगर आप लेन देन करेंगे तो कैश प्री डिफाइंड लेजर ग्रुप होता है। प्री डिफाइंड का मतलब बच्चे ये होता है कि टैली में जो पहले से लेजर ग्रुप बना हो वो प्री डिफाइन होता है। लेजर में आपको इसको बनाने का ज़रूरत नहीं है। एक और होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो भी आपको बनाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से बना रहता है। तो आप अगला एग्जाम्पल देखिए, एनी काइंड ऑफ कैश अकाउंट और लेजर ऑफ कैश इन टैली विल बी अंडर दिस अकाउंटिंग ग्रुप। किसी तरह का कैश से संबंधित अगर आप कोई भी वाउचर एंट्री कर रहे हैं तो उसका डिटेल आपका कैश में जाएगा। उसके अलावा एक ख़ास बात, पेटी कैश अकाउंट। अब ये पेटी कैश अकाउंट क्या होता है, ज़रा इसको भी आप अच्छा से समझ लीजिए। पेटी कैश अकाउंट का मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चे कि आप जो खुदरा खर्च के लिए आप अकाउंटेंट को देते हैं, जैसे मान लीजिए आप लिमिट कर दिए 10,000 तक का जो खर्च होगा, किसी को 200, किसी को 500, किसी को 1,000, अब उसके लिए अब अकाउंट मैनेजर तो बैठा नहीं रहेगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जो जूनियर अकाउंटेंट होते हैं उन लोगों को दे देते हैं पेटी कैश, जो हमारे गला मतलब जो हमारा रोकर होता है जहाँ पे हम कैश रखते हैं, तो वहाँ से पेटी कैश उसी को बोलते हैं कि ताकि वो खर्च हम कर सकें। खुदरा खर्च हम जो करने के लिए रखते हैं वो पेटी कैश कहलाता है, और इसका भी लेजर ग्रुप क्या होगा, तो कैश इन हैंड होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, ध्यान से देखिए। अब हमारा अगला है, अब आगे देखिए, अब है करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स का मतलब होता है चल संपत्ति। अब चल संपत्ति का मतलब वैसा संपत्ति जिसको जब चाहे जैसे चाहे इजीली वे में आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसका डिफिनीशन क्या कहता है कि द एसेट्स दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश इन 1 ईयर और अ सिंगल अकाउंटेंसी साइकिल विच इज़ अगेन जनरली 1 ईयर आर कॉल्ड करेंट एसेट्स। मतलब आप वैसा खाता, वैसा संपत्ति जिसको आप जब चाहें इजीली वे में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, 1 साल में या सिंगल साइकिल के द्वारा। मतलब आप फिर से उसको वापस जैसे पूंजी ले आए तो फिर से वो हमारा स्टॉक में भी आ गया, है ना। तो ये करेंट एसेट हमारा चलता रहता है। तो करेंट एसेट्स पर विशेष ध्यान देना है, जैसे जितना भी स्टॉक मेंटेन का आप काम करेंगे वो भी करेंट एसेट्स में आएगा। और आगे एग्जांपल आप देख लीजिए, कैश अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट, मतलब कैश अकाउंट भी करेंट एसेट है, पेटी कैश भी अकाउंट भी करेंट एसेट है। कैश इक्विवेलेंट अकाउंट सच एज शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये जो भी है वो हमारा किस में आएगा, तो करेंट एसेट्स में आएगा। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, सिंडिकेटर्स, अकाउंट रिसीवेबल मीन्स व्हाट, कि अगर शॉर्ट टर्म आप इन्वेस्टमेंट कहीं करते हैं तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो हमारा होता है वो भी मेरा करेंट एसेट है, क्योंकि हम उसको तोड़ के पैसा ले सकते हैं। या सन्डी डेटर्स जो भी हमारे हैं वो हमारा, या जो हमको बिल रिसीवेबल है, जो बिल हमको पैसा आने वाला है वो हमारा कहलाएगा करेंट एसेट। सन्डी क्रेडिटर्स, हम डेटर्स और क्रेडिटर्स हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि सपोज मानिए हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप हमें पैसा दे रहे हैं, तो आप हमारे लिए सन्डी डेटर्स हो गए। और आपका जो बिल होगा, जैसे सपोज आप टैली हमसे 5,000 रुपये, हम आपको टैली पढ़ाने का 5,000 रुपये लेते हैं, 5,000 में सपोज आपने 2,000 रुपये हमें दे दिया, लेकिन 3,000 रुपये आपने हमको अभी नहीं दिया, तो ये जो 3,000 रुपये वो मेरा क्या हो जाएगा, रिसीवेबल अमाउंट हो जाएगा, तो ये हमारा आएगा करेंट एसेट के अंतर्गत। उसके बाद देखिए बिल रिसीवेबल अकाउंट, जो भी बिल है हमारा पेंडिंग बिल, बहुत सारे लोगों के पास से लेना है, वो सब हमारा करेंट एसेट आएगा। इनकम टैक्स रिफंड्स जो भी है
वो भी करेंट एसेट्स में आएगा। कैश इन एडवांस टू एम्प्लॉयज़, अगर आप किसी कर्मचारी को पैसा एडवांस में देते हैं वो भी हमारा करेंट एसेट है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, जो इंश्योरेंस का क्लेम हमको आने वाला है वो भी हमारा इसमें आएगा। इसके बाद जीएसटी रिफंड्स, वैट रिटर्न्स, एक्साइज रिफंड्स, कस्टम रिफंड्स, क्लोजिंग स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेडिंग इंक्लूडिंग वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स, पैकेजिंग मटेरियल्स। ये जितने आप देख रहे हैं टॉपिक बच्चे, ये सारे के सारे करेंट एसेट्स के अंतर्गत ही आता है। करेंट एसेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से करेंगे। अब देखिए ऑफिस सप्लाई सच है, अगर मान लीजिए किसी ऑफिस को आप सप्लाई करते हैं स्टॉक में, पेन्स है, पेंसिल्स है, स्टेपलर्स है, टेप है एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे, वो भी करेंट एसेट में आएगा। एडवांस पेमेंट ऑफ फॉर एनी परचेजेस, इंटरेस्ट रिसीवेबल, अकर्ड इनकम, ये सब हमारा क्या है, करेंट एसेट्स में है। एडवांस पेमेंट्स ऑफ फॉर परचेज का मतलब है कि किसी पार्टी को हमने पैसा पहले दे दिया और सामान अभी तक नहीं लिया है, सामान हम अगले महीने लेंगे, तो वो हमारा किस में आएगा, करेंट एसेट्स में आएगा। इंटरेस्ट रिसीवेबल है, जो भी इंटरेस्ट हमको आने वाला है, या अकर्ड इनकम, कोई हमको इनकम हो गया, वो सब हमारा इसमें आएगा। उसके बाद हमारा है एडवांस डिपॉजिट का मतलब, अगर आप कोई पैसा एडवांस में डिपॉजिट करते हैं तो वो भी हमारा क्या है, करेंट एसेट है। डिपॉजिट्स पेड इन एडवांस फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, अगर आप सर्विस के लिए भी या सामान खरीदने के लिए भी जो पैसा एडवांस में आपने दिया वह कहलाता है करेंट एसेट्स। तो करेंट एसेट्स आप देखें कितना इम्पोर्टेंट था, कितना सारा चीज़ इसमें हम लोग पढ़े हैं। इसको एक बार आप, इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा है कि इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार आप देखें, ताकि आपका लेजर ग्रुप आज के बाद प्रॉब्लम ना हो। अगर आप लेजर ग्रुप समझ गए हैं तो आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे आप जब वाउचर एंट्री करेंगे, फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस मिलाएंगे, फिर हम लोग बैलेंस शीट करेंगे, तो हमको कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। टैली इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप और आपके फ्रेंड या आपसे जुड़े हुए जितने लोग हैं उन लोगों को आप प्लीज़ इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, ताकि वो घर पे बैठ के टैली अच्छे से कर सकें। ठीक है, अब है बच्चे हमारा करेंट लायबिलिटीज़। करेंट लायबिलिटीज़ का मतलब वैसे ही भी आप समझते हैं कि जो मेरा अभी दायित्व है ना, तो करेंट का जो दायित्व है, मतलब अभी का जो मेरा दायित्व है, जो देनदारी जिसको आप कहते हैं, वो हमारा करेंट लायबिलिटीज़ के अंतर्गत आता है। अब चलिए इसका डिफिनीशन क्या कहता है ये भी देख लें। इट इज़ द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ करेंट एसेट्स। अब यह जो है बिल्कुल, करेंट एसेट्स का मतलब क्या था, चल संपत्ति, और यह है चल दायित्व, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल करेंट एसेट का जस्ट अपोजिट है। करेंट एसेट्स में जितना हमारा संपत्ति था, जिसको हम जब चाहते थे कैश करा सकते थे, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है, उतना जल्दी हमको कैश देना पड़ेगा, है ना। अब देखिए, योर डेब्ट्स और ऑब्लिगेशंस which are due within 1 year or single accounting cycle, which is again generally a year, are called current liabilities। जिसको वैसा अकाउंट, वैसा धन जो आपको देना है साल भर के अंदर, या एक जो अकाउंटिंग साइकिल का मतलब ये होता है एक फिनेंशियल ईयर, उसमें आपको वो उसको देना ही है हर हाल में, तो वो हमारा कहलाएगा करेंट लायबिलिटीज़। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब संडी क्रेडिटर्स। अब संडी क्रेडिटर्स का मतलब ये होता है बच्चे कि अगर आप किसी से सामान परचेज़ किया है आपने और उनको अभी तक आपने पैसा नहीं दिया है, तो वो आपके लिए क्या होगा, संडी क्रेडिटर्स होगा, और आपको उनको पैसा देना पड़ेगा, तो इसीलिए वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेंट लायबिलिटीज़ हो जाएगा। अब देखिए पेबल्स, अकाउंट पेबल्स, यानी कि जो भी बिल हमारा हमको पे करना है, हमको पैसा देना है, वो भी हमारा करेंट लायबिलिटीज़ हो जाएगा। इनकम टैक्स पेबल, इनकम टैक्स पेबल हमारा क्या होगा, करेंट लायबिलिटीज़ हो जाएगा। जीएसटी पेबल हो गया, वैट पेबल हो गया, एक्साइज पेबल हो गया, और कस्टम पेबल हो गया, तो ये सब हमारा क्या हो गया, बिल्कुल करेंट लायबिलिटीज़ हो गया। इंटरेस्ट पेबल, बैंक अकाउंट, ओवरड्राफ्ट, ये सब हमारा क्या है, करेंट लायबिलिटीज़ है। बैंक अकाउंट, ओपन कैश क्रेडिट, जो ओसीसी, बैंक ओसीसी मैंने आपको बताया था, वो भी हमारा करेंट लायबिलिटीज़ है, क्योंकि बैंक को पैसा देना पड़ता है, हर चीज़ करना होता है।
उसके बाद देखिए अकर्ड एक्सपेंसेस लाइक सैलरीज पेबल। अब जैसे मान लीजिए कुछ खर्चा हो गया, जैसे हमको सैलरी पे करना पड़ा, वो भी हमारा करंट लायबिलिटीज में आएगा। अब कस्टमर डिपॉजिट्स, अब जो कस्टमर ने हमको मेरे पास डिपॉजिट किया है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटीज़ के अंतर्गत आएगा। इस बात का ध्यान आप हमेशा रखेंगे। अब देखिए दीज डिपॉजिट्स आर मेड बाय कस्टमर फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन एडवांस, वही डिपॉजिट एसेट्स होता है। सपोज़ आपको बहुत सारे कस्टमर पैसा जमा कर दिया कि जब सब सामान आएगा तो पहले हमको दीजिएगा, तो वो जो आपका पैसा डिपॉजिट होगा कस्टमर का, वो हमारा करंट लायबिलिटीज़ में आएगा। इसको हम एक तरह से ऐसे भी कर सकते हैं एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कि कोई भी कस्टमर से पैसा हमने क्या किया, एडवांस में हमने ले लिया, तो वो हमारा कहलाता है एडवांस फ्रॉम कस्टमर कह लीजिए या कस्टमर डिपॉजिट्स कह लीजिए, तो ये कहलाएगा करंट लायबिलिटीज़ के अंतर्गत। अब आप देखिए आगे आपका क्या है, डिविडेंड पेबल। डिविडेंड पेबल जो भी है आपका, वो आपका करंट लायबिलिटीज है। इफ़ यू आर अ कंपनी एंड हैव डिक्लेयर डिविडेंड्स बट पेमेंट इज़ पेंडिंग, इट्स अ करंट लायबिलिटीज, वो आपका करंट लायबिलिटीज है। अब आपका है शॉर्ट टर्म लोन। अब जैसे उस समय था करंट एसेट में शॉर्ट टर्म बॉन्ड था या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट था, तो वो एसेट था, लेकिन इसमें हमारा क्या हो जाएगा, तो लायबिलिटीज़ हो जाएगा। तो करंट लायबिलिटीज आप अच्छे से समझ लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला है डिपॉजिट एसेट्स। अब डिपॉजिट एसेट्स को थोड़ा हम अच्छे से देखें। डिपॉजिट एसेट्स का मतलब होता है कि वैसा संपत्ति, देखिए एसेट्स है, एसेट्स का मतलब है कि जब आप डिपॉजिट करते हैं तो वो आपके लिए संपत्ति ही होता है ना, इसलिए इसको एसेट्स कहा गया है। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि दिस इंक्लूड्स एनी काइंड ऑफ डिपॉजिट्स विच आर रिफंडेबल एंड विच यू हैव गिवन टू एनीवन, हेंस दे आर योर एसेट्स, करेंट एसेट्स टू बी स्पेसिफिक, है ना। मतलब वैसा संपत्ति जो आप किसी व्यक्ति को दिया है, जो बिल्कुल क्या है, रिफंडेबल होता है। और याद रखिएगा डिपॉजिट एसेट्स जो होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो हम लोग करते हैं, वो हमेशा क्या होता है, रिफंडेबल होता है, और वो हमारे लिए क्या है, संपत्ति है। आप किसी व्यक्ति को दिए हैं तो वो आपके लिए रिफंडेबल है। जैसे आपको इसका एग्जांपल आप देखिए, जैसे टेलीफोन डिपॉजिट, टेलीफोन लेने के लिए जो हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं वो हमारा डिपॉजिट एसेट्स होता है। क्रेडिट कार्ड डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड करने के लिए जो पैसा हम लोग सिक्योरिटी मनी के तौर पर देते हैं वो मेरा डिपॉजिट एसेट्स है। रिफंडेबल डिपॉजिट्स इन कॉलेजेस, कॉलेज में अगर हम कोई पैसा जमा करते हैं वो हमारा रिफंडेबल अगर है तो वो हमारा क्या होगा, डिपॉजिट एसेट्स आएगा। स्कूल्स, लाइब्रेरी, ट्रस्ट etc, अब किसी में भी आप जमा करते हैं तो वो आपके लिए क्या होता है, डिपॉजिट एसेट्स होता है। अब एडवांस डिपॉजिट फॉर परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज, आप किसी के लिए पैसा एडवांस जमा करते हैं या कोई सर्विस के लिए आप जमा करते हैं तो भी आपका डिपॉजिट एसेट्स के अंतर्गत आता है। अब वैट डिपॉजिट्स हो गया, एक्साइज डिपॉजिट्स हो गया, कस्टम डिपॉजिट्स हो गया, तो ये जो भी आप देख रहे हैं वो पूरा का पूरा आपका क्या है, डिपॉजिट एसेट्स के अंतर्गत आता है। अब बच्चे एक बार फिर से आप जल्दी हम आपको एक बार रिवाइज़ करा दें, क्योंकि एक दिन में ज़्यादा आपको हम बाउंस नहीं कराना चाहते हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं लेजर ग्रुप। लेजर ग्रुप का मतलब होता है, लेजर ग्रुप इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड लेजर। ये बहुत सारे स्टैंडर्ड लेजर का ग्रुप होता है जो पूरे को डिनोट करता है। इसमें टोटल 28 लेजर ग्रुप होते हैं, और जिसमें हम लोग सबसे पहला पढ़े हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का मतलब होता है कि जो हमारा बिजनेस होगा, बिजनेस में जो भी बैंक से रिलेटेड होगा बैंक अकाउंट के अंतर्गत जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं इसमें बैंक ओसीसी। बैंक ओसीसी मतलब ओवरड्राफ्ट कैश एंड क्रेडिट। बैंक आपके फैसिलिटी, आपके सुविधा पर ये बिल आपको जारी करता है। बैंक ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, जैसा कि एग्जांपल में आपको बताए थे कि आपके अकाउंट में 1,08,000 रुपया है, लेकिन आपको देना है 1,24,000 रुपया, तो ये जो 16,000 रुपया हुआ वो हमारा ओडी अकाउंट में चला जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़े हैं ब्रांच एंड डिवीज़न। ब्रांच एंड डिवीज़न में हम लोग क्या पढ़े कि एक कंपनी का अगर एक से अधिक शाखा है तो आप उसके लिए उसका अगर अकाउंटिंग करते हैं, उसका अगर लेजर बनाते हैं तो उसका लेजर ग्रुप ब्रांच एंड डिवीज़न के अंतर्गत होता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पढ़े कैपिटल, जिसके बिना हमारा बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो कोई भी बिजनेस हम करेंगे तो हमारा कैपिटल का लेजर अकाउंट कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल हम आपको पढ़ा चुके हैं। कैश इन हैंड, जो हमारे पास कैश है
वो कैश इन हैंड में आएगा और पेटी कैश भी कैश इन हैंड में जाएगा। कैश इन हैंड का लेजर ग्रुप हमको बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये प्री डिफाइन है, पहले से बना रहता है। अब देखिए अब हमारा करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में बच्चे वैसा संपत्ति जो हमको साल भर के अंदर में या हम इजीली वे में उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक जो हमारा फिनेंशियल ईयर है उसके अंतर्गत कैश करा के उसको हम देख के ठीक कर सकते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, करेंट एसेट्स कहलाएगा। ठीक है ना। अब देखिए अब हमारा जीएसटी ये तो हो गया। अब करेंट लायबिलिटीज़ पर है, यह बिल्कुल करेंट एसेट्स का क्या है, अपोजिट है, बिल्कुल उल्टा है। जैसे आपको एसेट्स में एसेट्स था, संपत्ति था, यह मेरा दायित्व है और हमको देना होता है। डिपॉजिट एसेट्स पर हैं हम अभी। डिपॉजिट एसेट्स में हमारा क्या है कि जो पैसा हम किसी को जो मेरा रिफंडेबल अमाउंट है और रिफ़ंड होने वाला है, तो वो पैसा मेरा क्या होगा, डिपॉजिट एसेट्स कहलाएगा। आज अभी तक अब आपको एक बार हम टैली में लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि हम आपको क्या क्या पढ़ाए हैं। तो अभी हम लोग ज़रा चलते हैं डिस्प्ले में और देखते हैं कि क्या क्या पढ़े हैं। तो एक बार आ जाइए इधर। हाँ, अब देखिए कैपिटल पढ़ लिए, लोन्स लायबिलिटीज़ नहीं पढ़े, करेंट लायबिलिटीज़ पढ़े हैं। उसके बाद करेंट एसेट्स पढ़े, ब्रांच डिवीज़न पढ़े। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं आपको बैंक ओडी पढ़ लिए। बैंक ओडी के बाद हम लोग नीचे आइए, कैश बैंक अकाउंट पढ़ लिए, कैश इन हैंड पढ़ लिए, है ना, और डिपॉजिट एसेट्स पढ़े हैं। ठीक है। अब अगला टर्म में, अगला क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे जो हमारा बच गया, जो रिमेनिंग हमारा लेज़र ग्रुप है, हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन चलते चलते बच्चे आपसे नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को कम से कम 2 बार आप ज़रूर देखें और डायरी में मेंटेन कर लें, ताकि आप जब तक आप मेंटेन नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और जब तक आप लेज़र ग्रुप नहीं समझ पाएंगे आपको लेज़र बनाने में दिक्कत होगी, और लेज़र जब बनाने में दिक्कत होगी तो आपसे वाउचर एंट्री नहीं बनेगा। ठीक है। तो आप एकदम ध्यान से पढ़ें और उसको नोट करते चलें और वीडियो को रिपीट करके देखते चलें, क्योंकि ये वीडियो आपके पास अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि इसके बदले में आपको पैसे देने की ज़रूरत है। और अधिक से अधिक लोगों के पास इसको आप शेयर करें और कमेंट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।